कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता। 2 अलग अलग मुठभेड़ के दौरान शोपियां में 5 और अवंतीपुरा में 2 आतंकवादी ढेर, कई हथियार बरामद। देश भर में कोरोना के बढ़ते कहर के बीच आज मंत्री समूह की बड़ी बैठक। स्वास्थ्य मंत्री ने जताई चिंता, कहा लोगों का ढीला ढाला रवैया संक्रमण के मामलों की बढ़ती वजह। वैक्सीनेशन पर दिया जोर, अभी तक 9 करोड़ 43 लाख से ज्यादा लोगों को दी गई कोविड वैक्सीन। कोरोना के खिलाफ जंग में राज्यों ने उठाए जरूरी कदम। आज से 12 अप्रैल सुबह 6 बजे तक मध्य प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में लॉकडाउन, कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू। यूपी में मुख्यमंत्री कर रहे हैं वैक्सीनेशन प्रबंधों की समीक्षा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया हरिकृष्ण मेहताब की लिखी किताब ओडिशा इतिहास के हिंदी संस्करण का विमोचन। लेखक मेहताब को दी बधाई, कहा विविधताओं से भरे ओडिशा के इतिहास को देश के लोगों तक पहुंचाना बेहद जरूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नीदरलैंड के प्रधानमंत्री के साथ वर्चुअल शिखर सम्मेलन आज। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर विस्तार से होगी बातचीत। दिल्ली में आज हुई भारत और कजाकिस्तान के रक्षा मंत्रियों के बीच द्विपक्षीय वार्ता। द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने के साथ साथ कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। भारत और चीन के बीच 11वें सैन्य स्तर की वार्ता आज। इसी साल फरवरी में हुई थी 10वें दौर की बातचीत। पश्चिम बंगाल में कल चौथे चरण में 44 सीटों पर होगा मतदान। आपत्तिजनक बयानों के लिए भाजपा के शुभेंदु अधिकारी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चुनाव आयोग का नोटिस। और इस वक्त सीधे लिए चलेंगे आपको पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, जहां गृहमंत्री अमित शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं। नहीं जीत पाएगी। जब 18 सीट जीते तब ये शंका निर्मूल हो जो गई है। मानो हर चरण में जिस प्रकार से ये सीटें भी आती है, दक्षिण कलकत्ता की भी सीटें तीसरे चरण में आई है, उसके ट्रेंड मेरे पास है। बहुत बड़ा परिवर्तन दिखाई पड़ता है। नीरज जी, एबीपी। सर, मेरा सवाल आपसे है कि राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस चुनाव लड़ रही है यहाँ लिफ्ट के साथ भी, लेकिन एक भी दिन राहुल गांधी को इन्वॉल्व नहीं है। क्या आपको लगता नहीं है कि कहीं ना कहीं टीएमसी के साथ इंटरनल सपोर्ट में है कांग्रेस? ना जी, ऐसा नहीं। वो कांग्रेस पार्टी कंफ्यूज पार्टी है। केरल में वो कम्युनिस्टों के खिलाफ लड़ रहे हैं, यहाँ कम्युनिस्टों के साथ लड़ रहे हैं। शायद आप सब सवाल पूछोगे, इसी डर से वो आए नहीं। रिपब्लिक बांग्लादेश के शिवाशीष। अमित जी, मैं शिवाशीष, रिपब्लिक बांग्ला से। मेरा प्रश्न है कि पहले यहाँ पे विधान परिषद हुआ करता था कई साल पहले। टीएमसी ने मैनिफेस्टो में भी इसका जिक्र किया है और आपके कुछ कैंडिडेट जैसे शुभेंदु अधिकारी, उन्होंने भी कहा है कि हम कोशिश करेंगे कि विधान परिषद फिर से लाने के लिए। तो आपका क्या मानना है इनके ऊपर? अब बंगाल के हमारे जो मुख्यमंत्री बनेंगे इस पर निर्णय करेंगे। मुझे लगता है कि आप लोग अब खींच कर सवाल पूछ रहे हो, सवाल खत्म हुए हैं। इनको दे दीजिए एनडीटीवी को। हाँ, दे रहा। मणिदीपादी। सर, 2-3 क्वेश्चंस है, इफ आई मे। एक पूछ लीजिए आप। एक तो मैं पूछ लूं। पहली बात कि आपने कहा कि एक नोटिफिकेशन हुआ है एमएचए से अबाउट लॉकडाउन्स एटसेट्रा एटसेट्रा, पर आप आए हैं आज दो आप रैलीज करेंगे, रोड शोज करेंगे, बाकी पार्टियां भी कर रही हैं और कोविड का जो महामारी बना हुआ है इस बार भयानक है।
आपको क्या लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज को रीथिंक करना चाहिए अपना पॉलिटिकल कैंपेनिंग स्ट्रैटेजी? नहीं तो साधारण लोग तो एकदम मारे जाएंगे और वैक्सीन भी कम पड़ रहे हैं। देखिए, पहले तो वैक्सीन कम पड़ रहे हैं, ठीक बात नहीं है। सब राज्यों में वैक्सीन उपलब्ध कराए गए हैं और जितना चाहिए उतना उपलब्ध हो रहा है। दूसरी बात, जहां तक पॉलिटिकल कैंपेन का सवाल है, ये चुनाव आयोग को तय करना है कि इलेक्शन कब कराना है और कैसे कराना है। वो पॉलिटिकल पार्टियां नहीं कह सकती, तय कर सकती। हमारा सुझाव मांगा जाता है, निर्णय चुनाव आयोग करता है। तो मैं मानता हूं संविधान में और कोई व्यवस्था, अंतरिम व्यवस्था नहीं है कि जहां पर असेंबली या पार्लियामेंट का आयुष्य खत्म होता है तो इसके बाद कोई टेम्पररी व्यवस्था का प्रोविजन नहीं है। शायद इसलिए चुनाव आयोग ने चुनाव कराना पसंद करा होगा और ये बात सही है, मगर सब लोग अपना अपना ध्यान रखकर ही चुनाव का प्रचार करते हैं और आने वाले भी अपना अपना ध्यान रखकर ही आते हैं। पूछूं? ना, हो गया। लक्ष्मी जी, सर, मैं लक्ष्मी, जी मीडिया से। मेरा सवाल ये है कि सेकंड फेज में केसरपुर क्षेत्र पर जब लोगों को वोट नहीं डालने दिया जा रहा था, हमने वो खबर दिखाई, उसके बाद हमारी टीम पर हमला हुआ। जब हावड़ा में एक टीएमसी नेता के घर पर ईवीएम मशीन मिली, वो खबर दिखाई तो हमारी टीम पर हमला हुआ। लगातार मीडिया पर हमले हो रहे हैं, इन पूरे हमलों पर आप क्या कहें? मैंने कह दिया ऑलरेडी, किसी पर हमला नहीं होना चाहिए, मीडिया पर भी नहीं होना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ताओं पर भी नहीं होना चाहिए और चुनाव आयोग ने कठोर कदम उठाने चाहिए। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये सीधी तस्वीर आप देख रहे थे कोलकाता से, जहां गृह मंत्री भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। और बेहद खास के कल चौथे चरण का मतदान हो रहा है पश्चिम बंगाल में और कई ऐसी सीटें हैं जहां पे भाजपा ने पिछले लोकसभा चुनाव में भी बेहतरीन प्रदर्शन करके दिखाया था, तो उम्मीदें काफी ज्यादा हैं। तो ये सीधी तस्वीरें थी कोलकाता से। आगे बढ़ते हैं और जम्मू कश्मीर से अगली खबर। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ अभियान में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने 2 मुठभेड़ में 7 आतंकवादियों को मार गिराया है। अवंतीपुरा के त्राल में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मौके पर ही मार दिया। इससे पहले पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई थी और इलाके को सुरक्षा बलों ने चारों तरफ से घेर लिया था ताकि किसी भी सूरत में आतंकी वहां से भाग न पाए। वहीं शोपियां में आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 5 आतंकियों को ढेर कर दिया है। 7 आतंकियों का संबंध अंसार गजवात उल हिंद आतंकी संगठन से था। सुरक्षा बलों ने घटनास्थल से 7 AK-47 राइफलें और 2 पिस्टल बरामद किए। और कोविड के मामलों की बात करें तो देश भर में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की 24वीं बैठक आज हो रही है और इस बैठक में कोविड से उबर रही चुनौतियों पर विचार किया जा रहा है। और इस बैठक में विदेश मंत्री, नागरिक उड्डयन मंत्री, गृह राज्य मंत्री शामिल हैं। बैठक शुरू होने पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि कोविड को लेकर हालात बदले हैं। उन्होंने इस बात पर भी चिंता जताई कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के पीछे लोगों का ढीला ढाला रवैया है जो कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे हैं। उन्होंने मंत्री समूह को कोविड की ताज़ा स्थिति की जानकारी दी और ये भी कहा कि रिकवरी रेट 91% तक हो गई है। और स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि पिछले 24 घंटे में 1,31,000 से ज़्यादा मामले देश में आए हैं। 149 जिलों में एक हफ्ते में कोई केस देखने को नहीं मिला है। 63 जिलों में 28 दिन से कोई मामला नहीं आया है। 9 करोड़ 43 लाख से अधिक लोगों को अब तक वैक्सीन दी जा चुकी है। अस्पताल की सुविधाएं बेहतर हैं। देश में 15,000 से ज़्यादा कोविड अस्पताल हैं जहां 18 लाख से अधिक बेड हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बीते सप्ताह भारत ने एक दिन में 43 लाख वैक्सीन देने का रिकॉर्ड बनाया जो शायद दुनिया में सबसे अधिक है। 9 करोड़ 43 lakh 34,262 doses have been given to people in India of the various priority groups, and in the last 24 hours itself we have given 36 lakh 91,511 doses
this figure, in fact, in last week we one day even gave 43 lakh doses. This is probably the highest given anywhere in the whole world. और स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी कहा कि भारत की मृत्यु दर लगातार कम हो रही है। उन्होंने जानकारी दी कि देश में अभी कोरोना से मरने वालों का प्रतिशत 1.28 है। Right now, 0.46% of the active critical patients, they are on ventilator, 2.31% are in ICUs, and 4.51% are on oxygen supported beds. In the last 24 hours, we have lost 780 patients in the country. Our fatality rate fortunately continues to actually come down, and right now it is 1.28%. उस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नितिन सिंह जुड़ रहे हैं। नितिन सिंह, क्या जो ये मंत्री समूह की बैठक थी ये समाप्त हो गई है और क्या मुख्य उद्देश्य, क्या मुख्य मकसद इस बैठक का? हाँ जी, बिल्कुल। जीएम की बैठक समाप्त हो गई है और इस बैठक का मकसद ये होता है, क्योंकि 24वां बैठक था ग्रुप ऑफ मिनिस्टर का, क्योंकि हालात बदले हुए नजर आ रहे हैं पिछले कुछ महीनों से हम देखें तो इस लिहाज से एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट सरकार का दिख रहा है कि विभिन्न मंत्रालय मिलकर के इस बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर थे, नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी और MOS होम नित्यानंद राय और मनसुख मांडविया जो फार्मा मिनिस्टर है वो भी इस बैठक में थे। इसके अलावा टेक्सटाइल मिनिस्ट्री से, INB मिनिस्ट्री से और DG ICMR तमाम बड़े अधिकारी थे, कई मंत्रालयों के लोग इसमें शामिल थे। इसका मकसद ये था कि एक तो कोरोना से उपजे हालात में अस्पतालों में बेड की कोई कमी ना हो, डेडिकेटेड जो कोविड सेंटर थे उनमें कोई कमी ना हो, PPE किट की कमी ना हो, जो N95 मास्क की जो स्टॉक है वो पर्याप्त मात्रा में हो, ये सुनिश्चित होना। इसके अलावा आवागमन बेहतर तरीके से हो और कोई भी सामान में बाधा ना पहुंचे। इसके अलावा ICU बेड और ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कितनी है, इन तमाम स्टॉक्स पे बातचीत हुई, बड़ी गहराई से मंथन हुआ। साथ ही साथ NCDC के डायरेक्टर ने एक डिटेल प्रेजेंटेशन दिया है कि देश में कोरोना की स्थिति क्या है, किन किन राज्यों में, किन किन जिलों में यह मामला बढ़ रहा है, किस तेजी से बढ़ रहा है, कितने अस्पताल में लोग भर्ती हैं, कितने लोग ICU में भर्ती हैं, उन तमाम चीजों का खाका खींचा गया। इसके अलावा आने वाले समय में क्या कुछ स्थिति बनेगी, इसको लेकर भी एक रणनीति पे विचार हुई और आगे की रणनीति बनाई जा रही है, खास तौर पे किसी तरह की कोई कमी ना आए। तो ये एक फुल गवर्नमेंट अप्रोच यहाँ पे दिख रहा है और इसी वजह से बहुत डिटेल मंथन किया गया है। अब से थोड़ी देर बाद एक डिटेल प्रेस रिलीज मंत्रालय की तरफ से जारी किया जाएगा जो इसमें निर्णय हुए हैं। नितिन, दो चीजों पे खास तौर पर चिंताएं सामने आई हैं इस GOM से। एक तो ये कि रिकवरी रेट को लेकर चिंता जताई गई, दूसरा ये कि जो कोविड जो प्रोटोकॉल हैं उसके पालन को लेकर लापरवाही की बात सामने आई है। किस तरह से इन चुनौतियों को निपटने की कोशिश या क्या कुछ ऐसे दिशा निर्देश आ सकते हैं बैठक के बाद? जी बिल्कुल, स्वास्थ्य मंत्री ने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में ये बात जरूर कहा कि रिकवरी रेट 91% हो गया है, जबकि एक समय ऐसा था कि 97% रिकवरी रेट था और रिकवरी रेट घट जाना और केस का बढ़ जाना ये एक चिंता का विषय है। धीरे धीरे रिकवरी रेट कम होता जा रहा है क्योंकि हर दिन केसेस ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। साथ ही साथ ये भी देखने में आया था कि जो केस बढ़ रहे हैं उसके पीछे लोगों की लापरवाही है, ढीला ढाला रवैया है, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं है, यानी कि वो लोग मास्क नहीं पहनते हैं, सार्वजनिक जगहों पे पार्टी करते हैं, जाते हैं, मिलते हैं, 2 गज की दूरी का पालन नहीं करते, हाथ नहीं धोते, वैक्सीनेशन में भी हिचकिचाहट शुरू में वहां दिखा था। तो ये तमाम ऐसी वजह है जिसके वजह से ये केस बढ़ा है। इसीलिए इस बैठक में ये रणनीति तय की गई कि सबसे पहले टेस्ट किया जाए, ट्रेस किया जाए और जो लोग संक्रमित है उनकी पहचान करके ट्रीटमेंट पे भी फोकस किया जाए। अगर किसी की हालत गंभीर होती है तो अस्पताल में उनकी भर्ती की व्यवस्था किया जाए। साथ ही साथ जो लोग होम आइसोलेशन में है उनकी निगरानी की जाए, क्योंकि सबसे बड़ा
जो हथियार है वो टेस्ट है, ट्रेस है, इसके जरिए ही वायरस की जो चेन को तोड़ा जा सकता है। पिछली बार भी यही रणनीति अपनाई गई थी, बहुत एग्रेसिव कंटेनमेंट जोन बना करके, माइक्रो कंटेनमेंट जोन बना करके, सर्विलेंस को बढ़ा करके ऐसा किया गया था और ठीक वही रणनीति इस बार अपनाई जा रही है। और राज्यों से नितिन, एक छोटा सा मैं जवाब चाहूंगा आपको बीच में रोक के, वो ये कि जो अस्पतालों में बेड की व्यवस्था है, पिछले साल हमने देखा था कि किस तरह से एक समय रहा था जब अफरा तफरी की स्थिति थी, वैसी स्थिति ना हो, इसके लिए क्या कुछ बातें सामने आई, कुछ गाइडलाइंस सामने आएंगी? देखिए, स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि देश भर में 15,000 से ज्यादा डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल है और उसमें पर्याप्त मात्रा में बेड उपलब्ध है। अभी जो मरीज हैं वो उतनी संख्या में उनकी जरूरत नहीं है अस्पताल में भर्ती होने की। तो इस बात का भी मीटिंग में चर्चा इस बात की भी हुई कि अस्पतालों की क्षमता को बढ़ाया जाए। जो पिछले साल डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर थे उनकी क्षमता को बढ़ाने की बात हुई है। तो निश्चित तौर पर अभी कोई कमी नहीं है, न वैक्सीन की न ही कोई बेड की। बिल्कुल, तो ये बहुत बड़ी बात है कि देश में ना वैक्सीन की कमी है और ना ही जो बेड है उपलब्ध हैं मुश्किल स्थितियों के लिए उसकी कमी है। ये बात बिल्कुल सरकार ने साफ की है। बहुत बहुत धन्यवाद नितिन इन तमाम जानकारियों के लिए। और कोरोना के कारण देश में एक बार फिर से हालात बदल रहे हैं। महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश समेत कुछ और राज्यों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, तो वहीं कुछ राज्यों ने अधिक प्रभावित इलाकों में लॉकडाउन लगा दिया है। मध्य प्रदेश के सभी शहरी क्षेत्रों में आज शाम 6 बजे से शनिवार, रविवार और सोमवार के सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा, यानी 12 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक शहरी इलाके बंद रहेंगे और इसके अलावा बड़े शहरों में कंटेनमेंट क्षेत्र भी बनाया गया है। इसके अलावा छिंदवाड़ा और शाहजहांपुर जिले में कुछ दिनों के लिए पूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद पूरे राज्य में ताजा स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं। वहां वैक्सीनेशन प्रबंधों की समीक्षा में जुटे हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्री और चिकित्सा शिक्षा मंत्री को अलग अलग जिलों में दौरे पर भेजा गया है और इसके अलावा यूपी में कोचिंग संस्थानों सहित सभी सरकारी निजी शिक्षण संस्थानों को 17 अप्रैल तक खोलने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा केंद्र सरकार के उच्च स्तरीय दलों ने कल महाराष्ट्र के कई जिलों का दौरा कर कोविड की स्थिति की समीक्षा की। छत्तीसगढ़ में भी कोरोना के बढ़ते मरीजों को देखते हुए प्रशासन ने रायपुर जिले में पूर्ण लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। यह लॉकडाउन 19 अप्रैल तक जारी रहेगा। कर्नाटक में भी बेंगलुरु, मैसूर, मैंगलोर, कलबुर्गी और तुमकुर समेत कुछ जगहों पर रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक 10 अप्रैल से 20 अप्रैल तक के लिए नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। जम्मू कश्मीर में भी कोविड संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन ने जम्मू, उधमपुर, कठुआ, श्रीनगर, बारामूला, अनंतनाग और कुपवाड़ा समेत 8 जिलों में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक के लिए नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। ओडिशा की बात करें तो ओडिशा सरकार ने कोविड के बढ़ते रोगियों को देखते हुए कक्षा 9वीं और 11वीं के विद्यार्थियों के लिए कक्षाएं निलंबित कर दी हैं। हालांकि कक्षा 10 और 12 के विद्यार्थियों के लिए 25 अप्रैल तक कक्षाएं चलती रहेंगी। और राजधानी दिल्ली में भी संक्रमण की स्थिति बेहद गंभीर होती जा रही है। राष्ट्रीय राजधानी के एम्स में ओपीडी सेवाएं स्थगित कर दी गई हैं। वे मरीज जिन्होंने पहले से ही चिकित्सक को दिखाने का समय ले रखा है, उन्हें चिकित्सा सेवा प्रदान की जाएगी। दिल्ली में कोरोना के 7,000 से ज्यादा केस दर्ज किए गए हैं और दिल्ली के गंगाराम अस्पताल के 37 डॉक्टर कोरोना संक्रमित हुए हैं, जिनमें से 32 होम आइसोलेशन में हैं, जबकि 5 अस्पताल में भर्ती हैं। दिल्ली में नाइट कर्फ्यू जारी है। कर्फ्यू के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने अपने आदेश में संशोधन कर मीडिया को ई पास से छूट के आदेश जारी किए हैं। लिहाजा प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो पत्रकार या लोग हैं उनको ई पास की जरूरत नहीं होगी। और किस तरह से राज्यों में स्थिति बदल रही है और किस तरह से कदम उठाए गए हैं, इस पे
ज्यादा अपडेट के लिए बात करते हैं। भोपाल से हमारे साथ हमारे संवाददाता आदित्य श्रीवास्तव जुड़ रहे हैं और मुंबई से हमारे साथ हमारे संवाददाता शिशिर सेलार। सबसे पहले मुंबई का रुख करें तो शिशिर, क्या इस वक्त ऐसे कदम उठाए गए हैं, खासकर वीकेंड आ रहा है तो किस तरह की परिस्थितियां बनती हुई और किन इलाकों पे खासकर जोर दिया गया महाराष्ट्र में? बिल्कुल ओपी, देखिए महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में अब तकरीबन ये 5 दिन हो चुके हैं। क्योंकि अगर दिन की बात करें तो दिन में धारा 144 लगाई जा रही है यहाँ पर, और साथ ही साथ अगर शाम की बात करें तो शाम में पूरे महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा है। जहाँ तक बात करें शुक्रवार, शनिवार, रविवार की, तो शुक्रवार शाम से ही, मतलब आज शाम से ही जो है नाइट कर्फ्यू जो है पूरे महाराष्ट्र में लगेगा। साथ ही साथ टोटल लॉकडाउन होगा जिसमें दुकानें भी बंद होगी और साथ ही साथ जो बाकी अन्य चीज़ें वो भी बंद होगी। जो इसेंशियल सप्लाईज है वो जारी रहेंगी। ये पूरी तरह से देखा जाए तो मिनी लॉकडाउन से कहा जा सकता है, जो पूरे लॉकडाउन में स्पेशली वीकेंड में जो है लगेगा। तकरीबन सोमवार सुबह 7 बजे तक जो है ये मिनी लॉकडाउन पूरे महाराष्ट्र में लगेगा। क्योंकि महाराष्ट्र में इस वक्त देखा जाए तो संख्या काफ़ी बढ़ती जा रही है। अगर बात करें ताज़ा आंकड़ों की तो 56,000 केसेस जो है कल मिले थे, और ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए हर दिन अगर देखा जाए महाराष्ट्र में 50,000 से ज़्यादा जो है पॉजिटिव केसेस मिल रही है। कहीं ना कहीं चिंता की विषय है। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात ओपी बताना चाहूँगा कि इस वक्त अगर महाराष्ट्र की तस्वीर देखें तो महाराष्ट्र में वैक्सीन की सप्लाई अगर देखें तो महज 1.5 दिन तक वैक्सीन मिलेगी, जो है लोगों को दी जा सकेगी। इतना ही सप्लाई महाराष्ट्र में जो है इस वक्त मौजूद है। कल इसके बारे में महाराष्ट्र के जो स्वास्थ्य मंत्री है राजेश टोपे, उन्होंने इस बारे में जानकारी केंद्र को दी थी और केंद्र को यह भी कहा था कि तत्काल प्रभाव से जो है महाराष्ट्र को वैक्सीन उपलब्ध कराई जाए। हालांकि अगर इस पूरे मसले में देखा जाए तो महाराष्ट्र सरकार केंद्र से ज़्यादा वैक्सीन की मांग कर रही है। कल ही अगर देखा जाए, कल ही केंद्र की तरफ से एक जो है लेटर आया था महाराष्ट्र को, जिसमें कहा गया था तकरीबन 17 लाख वैक्सीन डोसेस महाराष्ट्र को जो है अलॉट किए गए हैं। चूंकि महाराष्ट्र सरकार ये भी कह रही है कि महाराष्ट्र में केसेस ज़्यादा है, तो ऐसी स्थिति में जो है केंद्र से ज़्यादा वैक्सीन जो है महाराष्ट्र को मिले। लेकिन अगर मौजूदा स्थिति देखी जाए तो केंद्र ने जितनी वैक्सीन भेजी है उसमें सबसे ज़्यादा वैक्सीन अब तक जो है महाराष्ट्र को मिली है। तकरीबन 1 करोड़ 40 से 60 लाख के बीच जो है अब तक वैक्सीन जो है महाराष्ट्र को मिली है, जो कि अगर देखा जाए बाकी अन्य राज्यों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। हालांकि इसके पीछे कारण भी है कि जिस प्रकार से ज़्यादा केसेस महाराष्ट्र में बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में जाहिर सी बात है वैक्सीन की ज़्यादा डिमांड है और इसीलिए राज्य सरकार जो है केंद्र सरकार से दरख्वास्त कर रही है कि जल्द से जल्द वैक्सीन जो है भेजा जाए। चूंकि केंद्र सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि 15 तारीख से जो है वैक्सीन का सप्लाई फिर से शुरू हो जाएगा, लेकिन तब तक महाराष्ट्र में कुछ ऐसे सेंटर्स होंगे जहां पर वैक्सीनेशन पूरी तरह से बंद होने की शक्यता है। यहाँ पर जो महत्वपूर्ण सेंटर्स है सिर्फ वही वैक्सीन जो है मिल पाएगी, लेकिन बाकी अन्य जो सेंटर्स है वहां पर वैक्सीन नहीं मिलेगी और इसकी स्थिति आज से ही देखना जो है शुरू हो चुकी है। वही दूसरी ओर बात करें हम, जिस प्रकार से कल राज्य और केंद्र के बीच में एक मीटिंग हुई थी जिसमें महाराष्ट्र सरकार ने कहा था कि इस वक्त अगर बात करें बेड्स और साथ ही साथ ऑक्सीजन सप्लाई जो है महाराष्ट्र जरूर कर रहा है राज्य में, लेकिन अगर इस प्रकार से आंकड़े बढ़ते रहे तो ऐसे में बेड्स की भी कमी होगी और ऑक्सीजन की भी कमी होगी। और इसीलिए राज्य ने केंद्र सरकार से दरख्वास्त की है कि ऑक्सीजन को भी जो है ज्यादा से ज्यादा मुहैया कराया जाए महाराष्ट्र को आने वाले समय में। और इसीलिए जो नेबरिंग स्टेट्स है, जो आसपास बिल्कुल है, और शिशिर देखा जाए कल ही केंद्र सरकार के मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता ने कहा था कि वैक्सीन की सप्लाई लगातार जारी है और महाराष्ट्र के कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि अगले 4-5 दिनों का स्टॉक फिलहाल है और ये प्रक्रिया आगे भी तेज होगी। और आंकड़े भी ये बताते हैं कि सबसे ज्यादा जहां वैक्सीनेशन हुआ है उसमें महाराष्ट्र नंबर 1 पर है, लेकिन निश्चित तौर पे वहां मांग ज्यादा है क्योंकि वहां पे परिस्थितियां अलग हैं। आदित्य, आपके पास मैं आना चाहूं तो खासकर भोपाल के अलावा वो कौन से ऐसे इलाके हैं राज्य में जहां पे ज्यादा मामले आ रहे हैं और जहां पे ज्यादा कुछ प्रतिबंध की शुरुआत हो गई है? ओपी, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, बड़वानी, शाजापुर, ये छिंदवाड़ा, ये तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर बहुत ज्यादा संक्रमण फैल रहा है। इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल में तो काफी ज्यादा है ही, हॉटस्पॉट पहले से ही बने हुए थे, लेकिन बड़वानी, छिंदवाड़ा, शाजापुर, ये तमाम वो ऐसे जिले हैं जहां उज्जैन, जहां पर 100 से ज्यादा आंकड़े आ रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको ये बता दूं, मुख्यमंत्री ने जो निजी अस्पताल है उनको खुला ऑफर इस वक्त दे दिया है, क्योंकि अब बेड्स की संख्या मध्य प्रदेश में 1 लाख से के करीब पहुंचानी है। ऐसे में जो सरकारी इमारतें हैं, कुछ बिल्डिंग्स हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं जो खाली हैं और वहां इंफ्रास्ट्रक्चर है,
उनमें निजी अस्पतालों को बोला है कि आप इतनी जल्दी वहां पर अस्पताल, एक तरीके से अस्थायी अस्पताल बना सकते हैं, बेड्स की व्यवस्था वहां पर कर सकते हैं। उनको खुला ऑफर दिया गया है, इमारतों, सरकारी इमारतों का इस्तेमाल वो कर सकते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर जो होगा वो अस्पतालों को देना होगा। लेकिन वहां पर सुविधाएं किस तरीके से दी जाएंगी, क्या उसमें सरकार का इन्वॉल्वमेंट होगा, और अगर अस्पताल खुद उसको चलाएंगे तो उसकी क्या दरें होंगी, इसको लेकर सरकार का निजी अस्पतालों के साथ में बातचीत जारी है। आज शाम 6 बजे से, चूंकि शुक्रवार से लॉकडाउन लगना है शहर के, मध्य प्रदेश के शहरी इलाकों में, लिहाजा आज शाम 6 बजे से कल और रविवार और सोमवार सुबह 6 बजे तक टोटल लॉकडाउन रहेगा। माइक्रो लेवल पर लॉकडाउन किया गया है, कंटेनमेंट जोन के आधार पर। सिर्फ शहरी क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में, बिल्कुल शहरी क्षेत्रों में, जो शहर है मध्य प्रदेश के बड़े बड़े शहर हैं वहां पर ये होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में लॉकडाउन नहीं होगा टोटल, ये भी आपको स्पष्ट कर दूं। लेकिन छिंदवाड़ा की बात की जाए, बड़वानी की बात की जाए, शाजापुर की बात की जाए, तो अगले कुछ दिनों तक कंटिन्यू वहां पर लॉकडाउन लगाने की बात की गई है। दूसरी बात ये भी महत्वपूर्ण आपको बता दूं कि कंटेनमेंट क्षेत्र जो है वो बहुत माइक्रो लेवल पर बनाए गए हैं। भोपाल की अगर मैं आपको बात करूं तो कुछ ऐसे इलाके चिन्हित कर लिए गए हैं, जैसे 1/3 भोपाल का जो एरिया है उसको एक तरीके से लॉकडाउन, टोटल लॉकडाउन कर दिया गया है। बैरिकेडिंग लगाई गई है और जो लोग वहां पर रह रहे हैं उनको स्पष्ट कह दिया गया है कि अगर एसेंशियल सर्विस में वो लोग हैं तो ही बाहर निकले, अगर अदरवाइज निजी क्षेत्र में भी अगर वो काम करने वाले लोग हैं तो वो वहां से नहीं निकलेंगे और कोई उनकी सैलरी नहीं काटेगा। ये एक अच्छी राहत की खबर उनके लिए कह दी गई है। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑक्सीजन की कमी मध्य प्रदेश में नहीं है। इसको लेकर केंद्र सरकार से जारी बातचीत है मध्य प्रदेश सरकार की, और आने वाले समय में भी किस तरीके से इंतजाम करने हैं उसकी रिव्यू मीटिंग थोड़ी देर बाद होने वाली है। बिल्कुल, तो साफ तौर पे हम देख सकते हैं सरकारें, प्रशासन अपना काम कर रही हैं, आम लोगों की भी इसमें बेहतर भागीदारी की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद शिशिर, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए मुंबई से, और आदित्य भोपाल से आप हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए मिड डे प्राइम के साथ। घर की सारी चीजें महंगी हो जरूरी है, उम्दा हो बहुत जरूरी है, लेकिन घर का जो सीमेंट है ना वो बहुत उम्दा होना चाहिए। जैसे वंडर सीमेंट, भाई उसकी क्वालिटी और टेक्नोलॉजी के चर्चे हैं वर्ल्ड में। आप हमारे और कॉन्ट्रैक्ट ले लीजिए। मैं कॉन्ट्रैक्टर नहीं, वकील हूँ। वंडर सीमेंट, जब भी आए भला कर जाए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत मिड डे प्राइम में, और अब बात ताजा खबर की। प्रधानमंत्री ने हरे कृष्ण मेहताब द्वारा लिखित ओडिशा इतिहास के हिंदी संस्करण का विमोचन आज किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्कल केसरी हरे कृष्ण मेहताब से जुड़े इस कार्यक्रम में शामिल होना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। पीएम ने जोर दिया कि ओडिशा का विविधताओं से भरा इतिहास देश के लोगों तक पहुंचे, ये बहुत जरूरी है। उन्होंने ओडिशा इतिहास के हिंदी में अनुवाद के लिए मेहताब को बधाई दी और कहा कि ये पुस्तक ऐसे साल में प्रकाशित हुई है जब देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। पीएम ने कहा कि 2023 में ओडिशा इतिहास के प्रकाशन के 75 साल पूरे हो रहे हैं और ऐसे अवसर पर यह कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण है। ओडिशा का व्यापक और विविधताओं से भरा इतिहास देश के लोगों तक पहुंचे, यह बहुत आवश्यक है। गांधी जी ने जब नमक सत्याग्रह के लिए दांडी यात्रा शुरू की थी तो ओडिशा में हरे कृष्ण जी ने इस आंदोलन को नेतृत्व दिया था। मेहताब जी ने आजादी की लड़ाई में अपना जीवन समर्पित किया, अपनी जवानी खपा दी। उन्होंने जेल की जिंदगी काटी, लेकिन महत्वपूर्ण यह रहा कि आजादी की लड़ाई के साथ साथ वो समाज के लिए भी लड़े। और हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ निशांत सौरभ जुड़ रहे हैं। निशांत, की उड़ीसा का इतिहास और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने जोर दिया कि भारत का जो पूर्वी इलाका है जब ये समृद्ध रहा है तभी देश में एक स्वर्ण युग रहा है, उस लिहाज से अगर इनको हम समझें, जो आज हिंदी में यह किताब आई है, किस तरह से ये महत्वपूर्ण हो जाता है? जीओपी, देखिए, सबसे पहले आपने जो कहा कि पूर्वी भारत के विकास की बात कही, तो प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र किया कि जो देश का पश्चिमी इलाका है
वो पूर्वी भारत के मुकाबले ज़्यादा विकसित है। और पूर्वी भारत जिसमें बिहार, बंगाल, ओडिशा, असम और उत्तर पूर्वी राज्यों की बात करें तो यहाँ पर प्राकृतिक संसाधनों की भरपूरता है और यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में मौजूद है और मानव संसाधन भी काफ़ी है। तो ऐसे में इस क्षेत्र के विकास पर ज़्यादा जोर नहीं दिया गया है। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर पूर्वी भारत के विकास पर ध्यान दिया जाए तो भारत विकास की दौड़ में पिछड़ नहीं सकता। और इसलिए जब से उनकी सरकार आई है, पूर्वी भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर काफ़ी ध्यान दिया गया है, चाहे नेशनल हाईवे का विकास हो, चाहे सड़कों का विकास हो। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर हजारों करोड़ रुपए की यहाँ पर परियोजनाओं की शुरुआत की गई है, क्योंकि इस इलाके का अगर विकास होगा तो देश पिछड़ नहीं सकता, ये प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा। तो इस हिसाब से देखें तो जो हरे कृष्ण मेहताब जिनकी किताब के हिंदी संस्करण, जो उड़ीसा इतिहास किताब के हिंदी संस्करण का लोकार्पण हुआ है, तो हरे कृष्ण मेहताब को उड़ीसा के विकास का निर्माता कहा जाता है, क्योंकि वो उड़ीसा के पहले मुख्यमंत्री रहे। तो और उन्होंने उड़ीसा के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं की शुरुआत की। जैसा कि आप जानते हैं कि उड़ीसा में राउरकेला स्टील प्लांट काफ़ी प्रसिद्ध है, हीराकुंड बांध जो है वो भी वहाँ के लोगों के लिए काफ़ी एक अहम माना जाता है। तो इन सभी परियोजनाओं की शुरुआत उन्होंने की थी। तो जो भी उड़ीसा का इतिहास है, उड़ीसा का जो त्याग का इतिहास है, तपस्या का इतिहास है और वहाँ की वीरता का इतिहास है, इस इतिहास को देश के लोगों तक पहुँचाने के लिए, चूंकि देश के जो बाकी हिस्सों के लोग और खासतौर पर हिंदी भाषी लोग जो कि उड़ीसा के इतिहास को नहीं जानते हैं, उन तक इस इतिहास को पहुँचाने के लिए ये जो हिंदी भाषा में अनुवाद किया गया है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि जो भी इस किताब को पढ़ लेगा वो उड़ीसा को जान जाएगा, उड़ीसा को जी लेगा। तो ऐसे में इस किताब के हिंदी प्रकाशन का काफ़ी महत्व है। और प्रधानमंत्री ने निश्चित तौर पर एक और महत्वपूर्ण बात कही हरे कृष्ण मेहताब के बारे में कि उनका स्वाधीनता संग्राम में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा और जिस पार्टी के वो आजीवन सदस्य रहे, उन्हीं पार्टी के खिलाफ वो आपातकाल के दौरान वो जेल भी गए। तो जिस तरह से उनका योगदान देश के विकास में रहा है, उसको भी देश कभी भूल नहीं सकता। बिल्कुल। और इस किताब और उड़ीसा के इतिहास के इस किताब के इस पृष्ठभूमि में प्रधानमंत्री ने जो अपना संबोधन दिया, ये खास तौर पर प्रधानमंत्री का जोर रहा कि क्या ब्लूप्रिंट हो सकता है विकास का, पूर्वी भारत के विकास का। उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की और उसके बाद अगले चरणों की बात की। क्या लगता है कि एक तरह से जो हम कहते हैं कि इतिहास को समझना जरूरी है, अगर भविष्य की इबारत आप लिखना चाहते हैं, तो क्या उसी बात को एक तरह से प्रधानमंत्री आगे बढ़ाते हुए दिखे? जी बिल्कुल। ओपी प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि अगर देश को नई सदी में तरक्की के राह पर अग्रसर होना है तो देश के किसी भी हिस्से को विकास की जो ये दौड़ है उसमें पीछे नहीं छोड़ा जा सकता। और यही वजह है कि जिस तरह से जो देश के अन्य हिस्सों का विकास हुआ है, खासतौर पर उन्होंने पश्चिमी भारत का जिक्र किया, उस इलाके का जिस तरह से विकास हुआ है उसी तरह पूर्वी भारत को भी साथ लेकर चलना होगा। और यही वजह है कि पूर्वी भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर उनकी सरकार के द्वारा काफ़ी जोर दिया गया है और आने वाले समय में भी जितना संभव हो सकेगा सरकार इस इलाके के विकास के लिए काफ़ी मदद देगी। बिल्कुल। और उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि जो उड़ीसा का जो स्वाधीनता संग्राम में योगदान रहा है, उड़ीसा के आदिवासी समुदाय का भी योगदान रहा है, उसके योगदान को भी लोगों को याद रखना चाहिए। और यही वजह है कि उन्होंने जो आदिवासी समुदाय के लोगों द्वारा जो स्वाधीनता लड़ाई लड़ी गई उसको यादगार बनाने के लिए इन इलाकों में संग्रहालय, म्यूजियम बनाने की भी बात कही, ताकि लोग इस संग्राम को और इसमें आदिवासी समुदाय के योगदान को याद रख सके। बिल्कुल निशांत। और ये किताब ऐसे वक्त में आई है जब भारत जो है अपनी आज़ादी के 75 साल के जश्न मना रहा है, इसलिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है ये कार्यक्रम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए निशांत। और नजर डालते हैं अन्य राष्ट्रीय खबरों पर। और भारत के 4 दिवसीय दौरे पर आए कजाकिस्तान के रक्षा मंत्री जनरल नूरलान येमेवाएव ने आज नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की।
इससे पहले कजाकिस्तान के रक्षा मंत्री जनरल नूरलान येरेमेबाएव ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रट के साथ एक वर्चुअल शिखर सम्मेलन का आयोजन करेंगे और इस सम्मेलन संसदीय चुनावों में प्रधानमंत्री रट की हाल की जीत के बाद हो रही है। शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों पर विस्तार से चर्चा करेंगे और संबंधों को मजबूत बनाने के नए तरीकों पर गौर करेंगे। वे परस्पर हितों के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान भी करेंगे। भारत और नीदरलैंड्स के लोकतंत्र, कानून के शासन और स्वतंत्रता के साझा मूल्यों के द्वारा सौहार्दपूर्ण और मैत्रीपूर्ण संबंधों को आगे बढ़ाते हैं। यूरोप महाद्वीप में नीदरलैंड में बड़ी भारतीय आबादी रहती है। नीदरलैंड्स भारत में तीसरा बड़ा निवेशक होने के साथ ही दोनों देश मजबूत आर्थिक भागीदारी भी साझा करते हैं। भारत में 200 से ज्यादा डच कंपनियां मौजूद हैं। वहीं नीदरलैंड में भी समान संख्या में भारतीय कंपनियां मौजूद हैं। और एक और महत्वपूर्ण खबर की रुख करते हैं। भारत और चीन के बीच आज सैन्य स्तर की वार्ता है और दोनों देशों के बीच 10वें दौर की सैन्य वार्ता फरवरी में हुई थी। मार्च में भी भारत और चीन दोनों पक्ष लद्दाख सेक्टर में स्थिरता बहाल करने पर सहमत हुए थे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुधीर यादव जुड़ रहे हैं। सुधीर, सबसे पहले कि जिस तरह से जो एलएसी पे चरणबद्ध तरीके से दोनों सेनाओं के पीछे हटने की प्रक्रिया शुरू हुई थी, हमने देखा था पेंगोंग लेक के आसपास हुई थी और कुछ ऐसे बिंदु थे जहां पे अभी भी दोनों सेनाएं आमने सामने हैं, वहां पे भी हालात सुधारने की बात हुई थी। क्या उसी प्रक्रिया के तहत जो 11वें दौर की वार्ता होनी है भारत और चीन के सैन्य दलों के बीच में, इसी पृष्ठभूमि में इसे देखना चाहिए क्या? आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। अगर आप अनम्यूट हैं तो प्लीज म्यूट हैं तो अनम्यूट कर लें। सुधीर, अगर आप आपकी माइक अगर म्यूट पे है तो उसे अनम्यूट कर लें, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। देखिए ओम प्रकाश, जिस तरीके से 10वें दौर की बातचीत में ये मुद्दा दोनों देशों के बीच आया था कि आखिर पेंगोंग त्सो का जो इलाका है उसमें जो दोनों देश लगातार पॉइंट स्टेप बाय स्टेप जो डिसएंगेजमेंट है उसको लगातार आगे लेकर बढ़ेंगे और वो प्रक्रिया लगातार आगे बढ़ती जाएगी। अगर हम बात करें जिस तरह से रक्षा मंत्रालय ने अपने बयान में भी कहा था कि जो और दूसरे सारे कई सारे एरियाज हैं, डेप्सांग का एरिया है और स्प्रिंग का एरिया है, वहां कई ऐसे अनसुलझे मुद्दे हैं जो अभी भी दोनों देशों के बीच में सुलझने हैं। तो पेंगोंग त्सो का जो इलाका है वहां से लगातार ये प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है। फर्स्ट फेज का डिसएंगेजमेंट, सेकेंड फेज का डिसएंगेजमेंट आखिर किस तरीके से होगा, किस तरीके से चरणबद्ध तरीके से होगा, उन सब चीजों को लेकर ये जो बैठक है 11वें दौर की वो खासी अहम है। और यहाँ भी मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से दोनों जो देश हैं उनके बीच जो बातचीत हुई थी उसमें खास तौर पर इस चीज का ध्यान रखा गया था कि जो डिसएंगेजमेंट होगा उसको वेरीफाइबल फैक्ट के जरिए चेक किया जाएगा। उसके बाद से ही जो अगले दौर की जो बातचीत होगी और अगले दौर की जो डिसएंगेजमेंट प्रोसेस होगी उसको लेकर आगे किया जाएगा। तो फर्स्ट फेज का जो डिसएंगेजमेंट है वो कंप्लीट हो चुका है। अब दूसरे का डिसएंगेजमेंट तरीके से होना है, क्या इसमें जो मुद्दे हैं डिस्कशंस के, किन मामलों में सहमति बनी है, उसको लेकर आज की जो बैठक है वो खास अहम है। ओम प्रकाश, बहुत बहुत धन्यवाद सुधीर, इन तमाम अपडेट्स और जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बात करेंगे चुनावों की पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में चौथे चरण के चुनाव में उत्तरी बंगाल के कूच बिहार और अलीपुरद्वार जिलों में स्वतंत्र, निष्पक्ष और सुरक्षित मतदान की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मतदान कल सुबह 7 बजे शुरू होगी और शाम 6:30 बजे तक चलेगा। और इस बीच निर्वाचन आयोग ने भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान 29 मार्च को एक जनसभा में उनके भाषण में आदर्श आचार संहिता के कथित उल्लंघन के मामले में नोटिस जारी किया है। आयोग ने उनसे 24 घंटे में स्पष्टीकरण देने को कहा है।
CPI-ML ने चुनाव आयोग से इस कथित भाषण की शिकायत की थी। वहीं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी को भी चुनाव आयोग ने एक और नोटिस थमाते हुए कल सुबह 11 बजे तक जवाब देने को कहा है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने IIM जम्मू के तीसरे और चौथे दीक्षांत समारोह को संबोधित किया और कहा कि जम्मू कश्मीर शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र है और हमें इसकी संस्कृति को समृद्ध करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार बुनियादी ढांचा बनाने पर अधिक से अधिक ध्यान केंद्रित कर रही है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत जैसे देश हमें खुद को नई अवधारणाओं से लैस करना चाहिए। और बात उन खबरों की जो दुनिया भर में सुर्खियों में छाई हुई। Can live in peace. और दक्षिण कोरिया के जहाज और हिरासत में लिए गए उनके कप्तान को आज ईरान ने रिहा कर दिया है। रसायन से पानी में प्रदूषण फैलाने के आरोप में इस टैंकर को ओमान के स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जब्त कर लिया गया था। उसके बाद फरवरी में ईरान ने कप्तान को छोड़कर जहाज के सभी 20 चालक दल के सदस्यों को रिहा करने को लेकर सहमति जताई थी, लेकिन अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण दक्षिण कोरियाई बैंकों में फ्रीज हुए $7 बिलियन का फंड जारी करने की ईरान की मांग ने घटनाक्रम में एक नया मोड़ ला दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने देश में बंदूक हिंसा पर लगाम लगाने के लिए कई कदमों की घोषणा की है। राष्ट्रपति बाइडेन ने न्यायिक विभाग को घोस्ट गन यानी किट से तैयार बिना पंजीकरण वाले हथियार, बंदूक सामग्री और पिस्तौल को राइफल में बदल सकने वाले सामानों पर नकेल कसने के निर्देश दिए हैं। व्हाइट हाउस ने राष्ट्रपति की इस घोषणा को बड़े पैमाने पर गोलीबारी और आत्महत्याओं को रोकने के लिए पहला और अहम कदम बताया है। और वक्त है खेल की खबरों का, आइए नजर डालते हैं। और खेल प्राइम के साथ हमारे सहयोगी अशोक मारतुलिया हमारे साथ जुड़ गए। अशोक, अब आपके पास। शुक्रिया ओपी का। स्पोर्ट्स प्राइम में खबरों की शुरुआत करते हैं सेलिंग से। भारत पहली बार ओलंपिक की सेलिंग स्पर्धा में एक से अधिक स्पर्धा में हिस्सा लेने जा रहा है। गुरुवार को ओमान में एशियाई क्वालिफायर में दूसरे स्थान पर रहते विष्णु सरवनन ने टोक्यो खेलों की लेजर एसटीडी क्लास स्पर्धा के लिए क्वालिफाई करने में सफलता पाई। बुधवार तक तीसरे स्थान पर चल रहे सरवनन ने गुरुवार को पदक जीतकर कुल दूसरे स्थान के साथ ओलंपिक कोटा हासिल किया। सरवनन ने थाईलैंड के किराती बुआलोंग को पछाड़कर यह उपलब्धि हासिल की। विष्णु सरवनन के अलावा गणपति चेंगप्पा और वरुण ठक्कर की जोड़ी ने ओमान में चल रहे एशियाई क्वालिफायर के जरिए ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने में सफल रहे। चेंगप्पा और ठक्कर की जोड़ी ने 49 ER क्लास में अंक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहते हुए ओलंपिक का कोटा हासिल किया। इससे पहले बुधवार को नेत्रा कुमानन टोक्यो ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला सेलर बनी। उन्होंने मुसाना ओलंपिक ओपन चैंपियनशिप के जरिए लेजर रेडियल स्पर्धा में क्वालिफाई किया। यह प्रतियोगिता एशियाई ओलंपिक क्वालिफाइंग टूर्नामेंट का था। नेत्रा कुमानन एक ट्रेन डांसर, सिंगर और पेंटर भी है। बात करते हैं फुटबॉल की। गुरुवार से यूरोपा लीग के क्वार्टर फाइनल मुकाबले शुरू हो गए हैं। इंग्लिश क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड ने क्वार्टर फाइनल के पहले लेग में स्पेनिश क्लब ग्रेनाडा को 2-0 से हराने में सफलता पाई। स्पेनिश क्लब ने घरेलू मैदान पर हुए इस मुकाबले में मैन्यू ने पूरे समय दबदबा बनाए रखा। मैच के 31वें मिनट में लिंगार्ड ने गोल करके टीम को 1-0 से आगे कर दिया। पहले हाफ का खेल खत्म होने तक मैन्यू ने अपनी इस बढ़त को बरकरार रखा था। दूसरे हाफ के अधिकांश समय दोनों टीमें गोल करने का प्रयास करती रहीं। हालांकि सफलता मैन्यू को मैच के अंतिम पलों में मिली। ब्रूनो फर्नांडिस ने मैच के 90वें मिनट में मिली पेनल्टी को गोल में बदलकर टीम को 2-0 से जीत दिला दी। बात करते हैं टेनिस की। फ्रेंच ओपन एक हफ्ते के लिए स्थगित कर दिया गया है ताकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा दर्शक भाग ले सके। फ्रेंच ओपन 30 मई से 31 जून तक खेला जाएगा। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते फ्रांस तीसरे राष्ट्रीय लॉकडाउन से गुजर रहा है। 2021 का फ्रेंच ओपन अब विंबलडन की शुरुआत से 2 हफ्ते पहले खत्म होगा।
तो फिलहाल स्पोर्ट्स प्राइम में इतना ही। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक इन तमाम खबरों को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और बारी है हमारे अगले सेगमेंट लाइफ प्राइम की। यमुना नदी को सुंदर स्वच्छ बनाए रखने के लिए इन दिनों एक यात्रा यमुना नदी के किनारे किनारे यमुनोत्री से शुरू होकर दिल्ली पहुंच गई है। आज दिल्ली में ये यात्रा सोनिया विहार, खजूरी, शास्त्री पार्क, गांधीनगर से गीता कॉलोनी पहुंची और इस यात्रा में काफी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया। क्या संदेश देने का प्रयास किया गया है इस यमुना कलश पद यात्रा के माध्यम से, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता गिरीश निशानर। दिल्ली की सड़कों पर यमुना नदी के किनारे किनारे एक यमुना कलश पद यात्रा निकाली जा रही है। किस तरह की ये यात्रा है, बात करते हैं। रंजीत चतुर्वेदी हैं। सर, किस तरह की यात्रा निकाल रहे हैं आप लोग? जी, वैसे ये पद यात्रा है। हम लोग यमुना जी से उनका जो स्तोत्र है यमुनोत्री धाम में, वहाँ से हम लोग जल कलश लेकर के हम लोग मथुरा की ओर जा रहे हैं। ये 620 किलोमीटर की पैदल यात्रा है। ये एक यात्रा लोगों को ये बताने के लिए है कि यमुना सिर्फ एक नदी नहीं है, यमुना एक बेटी है सूर्य की, एक बहन है यमराज शनिदेव की, एक बीवी है श्री कृष्ण की और हम सभी की माँ है। तो ये यात्रा उस माँ के लिए है और लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए कि इसे गंदा मत करिए। सर, कितना जरूरी है दिल्ली के अंदर इस तरह का अभियान चलाना, जागरूकता अभियान चलाना? दिल्ली के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि दिल्ली से ही पॉल्यूशन का लेवल बढ़ता है, इसलिए दिल्ली में बहुत जरूरी है। और दिल्ली का नौजवान आप देख रहे होंगे किस तरीके से सड़कों पे आ गया है और दिल्ली में जागृति है। जरूरत है यहाँ के प्रशासन को जगाने की। दिल्ली सरकार इनिशिएटिव ले और दिल्ली सरकार यहाँ के जितने भी नाले इसमें आ रहे हैं, ड्रेनेज आ रहा है, उसको बंद करे। और दिल्ली की जनता सपोर्ट करने के लिए तैयार है। आप देख रहे होंगे नौजवान आप सड़कों पे है, लेकिन दिल्ली सरकार को पहल करनी चाहिए, ऐसा ही हम सब लोगों का मत है। किस तरह का संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं? सर, यमुना को स्वच्छ करना है, यमुना को ब्यूटीफुल बनाना है और इसीलिए हम सभी आज सड़कों पे उतरे हैं। हम यही चाहते हैं कि आप सभी जितने भी लोग हमें देख रहे हैं ऐसे कार्यक्रमों से जुड़िए, यमुना और हमारे देश की बाकी अन्य नदियों को भी साफ कीजिए। कहीं ना कहीं ये जो युवा हैं एक अच्छा संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं कि अपनी यमुना नदी को स्वच्छ बनाना है, अपनी यमुना नदी को सुंदर बनाना है। कैमरामैन अनिल कुमार के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। अब आपको ले चलते हैं कैलिफोर्निया के डिज्नीलैंड रिजॉर्ट, जहां एवेंजर्स की थीम पर पार्क बनाया गया है। यहां जल्दी ही स्पाइडरमैन राइड का भी लुत्फ उठाने की व्यवस्था की जा रही है। ये पार्क जून में खुलने जा रहा है। और इन खूबसूरत तस्वीरों के साथ अब मिड डे प्राइम में आपसे अलविदा लेने का वक्त हो गया। लेकिन आप कोविड प्रोटोकॉल, यानी जिस तरह से आपको सामाजिक दूरी रखनी है, आपको मास्क पहनना है, आपको बार बार हाथ धोना है, इसको अलविदा आप बिल्कुल ना कहें और जरूर मास्क का इस्तेमाल करें जैसे मैं कर रहा हूं। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।